Hey guys, this is Corona. Obviously guys, this is Corona, and on a very serious note, you have to remain in your homes and stay safe. But just guys, think for a while. If this Corona is over, then we all be freed. Got it? But अभी मैंने ये क्या बोला? मैंने बोला कंडीशनल सेंटेंस। तो ये है आज का हमारा टॉपिक जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने ऑलरेडी इस वीक के अंदर प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस को स्टडी कर लिया है, बेसिक चीजें भी हमने सीख ली हैं। अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाएंगे और वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। गाइस, बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आप एक मिक्सअप देखते हैं, फ्यूचर टेंस का, पास्ट टेंस का और प्रेजेंट टेंस का। अब वो क्यों यूज होते हैं, क्या होते हैं और हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। तो जी आज का ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9। ठीक हो गया जी, कंडीशनल सेंटेंसेस। लेकिन गाइस, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें यह देखना बहुत जरूरी होता है कि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये होते क्या हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ मेजर कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें जी, these sentences are those sentences who are used to show conditions। अब conditions जिनको पता है मीनिंग वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता, conditions होती हैं कुछ शर्तें या कुछ ऐसे हालात जिनकी बेसिस पर हमारे एक्शंस डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर ये कहते हैं ना कि मेरी कंडीशन है, मेरी एक शर्त है कि अगर तुम ये काम करोगे तो, जैसे कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुम पास हो जाओगे, 90% मार्क्स लाओगे तो इस दफा हम तुम्हें नया मोबाइल लेकर देंगे या तुम्हारी पॉकेट मनी इंक्रीज कर देंगे। ये क्या होगी जी? कंडीशन। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम एक कंडीशन लगाते हैं, हम उनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। अभी मैंने आपको एक ताज़ा मिसाल दी कि अगर तुम 90% लाओगी तो तुम्हें बाइक मिलेगी या नया मोबाइल फोन मिलेगा। ठीक हो गया। इफ वन कंडीशन डज नॉट फुलफिल, अदर वॉन्ट हैपन। मीन्स अगर पहली वाली कंडीशन या जो भी कंडीशन हमने लगाई है एंड पर भी आ सकती है, वो कंप्लीट नहीं होती, फुलफिल नहीं होती, तो दूसरी पार्ट जो होगा सेंटेंस का वो भी कंप्लीट नहीं होगा। मतलब ये कि अगर हम 90% मार्क्स नहीं लाएंगे तो हमें नया मोबाइल फोन नहीं मिलेगा। इज दैट सो? ओके, मूव ऑन। दे आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। देखें जी, एक आम सेंटेंस जो होता है वो 6 to 10 वर्ड्स का होता है। इससे ज्यादा का लेंथी सेंटेंस हम आमतौर पे नहीं यूज करते। अगर इससे ज्यादा इंक्रीज कर जाता है तो हम उसको कॉम्प्लेक्स नेचर कह देते हैं। मीन्स उसके अंदर 2-3 स्ट्रक्चर्स हम मिक्स मैच कर रहे होते हैं। जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उनके 2-3 स्ट्रक्चर्स हम लगा देते हैं, तो वो हो गया जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक दफा ग्रिप आपकी हो जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दे रिप्रेजेंट क्लॉज रिलेशनशिप। अब देखें जी, यहाँ पे रिप्रेजेंट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब वो क्यों गलत हैं? वो इस वजह से गलत हैं कि आपने ये देखना है कि क्लॉजेज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर इस क्लॉज स्ट्रक्चर में थोड़ी ऊपर नीचे चीज हो जाती है तो आपका सेंटेंस भी बिल्कुल इस रिप्रेजेंट की तरह ही शो होगा। तो आपने बहुत फोकस करके देखना है कि आप इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आगे मूव करते हैं। अच्छा, कॉमनली यूज्ड टाइप्स। अब कंडीशनल सेंटेंसेस की जो टाइप्स होती हैं वो कुछ ही होती हैं। हम मेनली 3 कॉमन टाइप्स डिस्कस करेंगे जो हम आमतौर पर यूज करते हैं। पहली टाइप हो गई है जी हमारे पास परहैप्स और विश की। याद करें, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में परहैप्स का मीनिंग बताया था। परहैप्स का मीनिंग होता है शायद, या विश के तौर पर हम यूज करते हैं कि ए काश बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, स्लिप ऑफ द टंग। जब भी हम काश का वर्ड यूज करते हैं कि काश ऐसा हो जाता, अगर मैं ये करता तो ऐसा हो जाता, काश। ठीक है, एक्चुअल में ना वो काम आपने किया है, ना वो काम ऐसा हुआ है, ना आपको उस चीज की अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, बस आपने काश लगाकर एक ड्रीम लाइक सिचुएशन क्रिएट की है और उसके अंदर अपनी मर्जी की कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। ठीक है, परहैप्स
भी यही पर्पस सर्व करेगा। समझ में आ गया जी। उसके बाद आप कह सकते हो that perhaps I wish would have passed exam if I had studied। काश मैंने पढ़ा होता तो मैं एग्जाम पास कर चुका होता। अफसोस हो रहा है, लेकिन ना पढ़ा था ना एग्जाम पास किया। ठीक, अब हम आगे मूव करते हैं। हमारी जो दूसरी टाइप है वो है इफ और देन रिलेशनशिप। इफ आई डू दिस आई विल हैव दैट। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशन लगा दी गई है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम इस चीज को हासिल कर लोगे, नहीं तो ना सही। या फिर हम इसके फर्दर टाइप्स भी हम ले सकते हैं कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम ये चीज कर सकते हो, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी। कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। जब फर्दर हम इसी स्लाइड में डिस्कस करेंगे चीजों को तो मैं आपको मजीद क्लियर कर दूंगी। अब जो थर्ड टाइप आती है कंडीशन सेंटेंस की वो है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये वो चीजें हैं जिसके अंदर हम एक सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ आई वर ऑन मार्स आई वुड हैव डन दैट। अगर मैं मार्स पर होता, इस टाइम पर अगर मैं मार्स पे होता तो मैं ये काम कर लेता। अब आपको पता है मार्स एक प्लेनेट है, वहां पर आम बंदा तो जा ही नहीं सकता ना, वहां पर स्टे फिलहाल करना मुश्किल है। अगर हो सकता है अगर कि फ्यूचर लाइफ में हो सकता है आप लोग मार्स पे चले जाए, लेकिन फिलहाल इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकम्प्लिश। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने पास्ट टेंस में क्या पढ़ा था कि आई के साथ वॉज लगाया जाता है। आई वॉज डूइंग दैट। लेकिन यहाँ पर हम वर्ब इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर हम इमेजिन कर रहे हैं। हम काश या विश नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं। जब भी कैसे हम इस तरह की कोई फैनफिक लिखते हैं या फिर कोई साइफाई लिखते हैं, मीन साइंटिफिक किस्म की फिक्शन लिखते हैं, स्टोरियों में आपने पढ़ा हुआ होगा या लिखा भी होगा क्रिएटिव राइटिंग करते हुए, तो हम तब वहां पर आई वर लगाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपने आई वर को विश और परहैप्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। वो ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर उन्होंने विश किया है कि अगर हम इस कंडीशन को फॉलो कर लेते तो ऐसा हो जाता। आम तौर पे ये जो विशेस होती हैं ये पास्ट की बातों को सोचकर हम लोग यूज करते हैं। जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तब हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं। जबकि आई वर टाइप के जो सेंटेंसेस हैं बड़े स्पेशल केस यहाँ पर आ जाता है जब हम प्रेजेंट में रहकर किसी और सिचुएशन के बारे में सोचते हैं या फिर हम फ्यूचर नियर बाय फ्यूचर चले जाते हैं तो हम आई का यूज कर लेते हैं। अदरवाइज दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ईशान हो गया, शी ही दे हो गया, पीपल हो गए, उनके साथ वही वर्ब लगेगा जो हम पास्ट टेंस में पढ़ चुके हैं। आई के साथ यहाँ पे बस हम वर्ब लगाते हैं। ठीक, तो आई गेस कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमने देखा है कि ज्यादातर जो सेंटेंसेस होते हैं वो इफ के साथ स्टार्ट होते हैं, मीन्स इफ सेंटेंसेस का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इस वजह से हम इफ सेंटेंसेस को देखेंगे। चलो जी, बिल्ली के भांगो छीका टूटा। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 3 तरह के सेंटेंसेस हम इफ और देन के रिलेशनशिप के साथ बना सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, रियल लाइफ में भी यही सेंटेंसेस यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि अगर निशा ये काम करती है तो फिर ये काम हो जाएगा। समझ आ रही है? मतलब अगर आपने इस तरह का कोई सेंटेंस बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? इफ निशा मॉप्स द फ्लोर, अगर निशा पोछा लगाती है, देन द फ्लोर विल शाइन, फिर जो फर्श है वो चमक उठेगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यूज किया है, पहला क्लॉज आप देख लें, सेंटेंस देख लें, वो इन प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट के साथ आप कंडीशन सेंटेंसेस लगा रही हैं और कंडीशन के अंदर देखें जी, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई गेस की चीजें शायद मिक्सअप हो रही होंगी आपके लिए।
जो कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास होता है उसकी होती वो बेसिकली एक क्लॉज होता है। अब क्लॉज हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर हम दो सेंटेंसेस या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को आपस में रिलेट करते हैं एक लंबा सेंटेंस बनाने के लिए, उसको हम क्लॉज कहते हैं, जो 10 से 20 वर्ड्स या समटाइम्स 23 वर्ड्स के ऊपर मुबनी होता है। आप इन क्लॉजेस के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो एक अपने अंदर एक कंप्लीट सेंटेंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक है इफ निशा मॉप्स द फ्लोर, एक ये सेंटेंस हो गया हमारे पास, और दूसरा हो गया देन द फ्लोर विल शाइन। अब हम क्लॉज कुछ मजीद डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम कंडीशंस को देख लेते हैं कि यहाँ पर अब कंडीशन कहाँ पे लगाई गई है कि अगर निशा ये फ्लोर मॉप करती है, ये कंडीशन है हमारे पास। और कंडीशन में टेंस कौन सा है हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हमारा कंडीशन में अवेलेबल है, बेशक हमारे पास ये स्टार्ट में हो या एंड पर हो, इसको आपने देखकर कंफ्यूज नहीं होना गाइस। आपने बस ये देखना है कि जो कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशन जिस सेंटेंस ने या जिस पार्ट ने प्रोवाइड की है उसमें कौन सा टेंस यूज हो रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है तो हम नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर लगाएंगे सिंपल विल और फर्स्ट फॉर्म। ठीक हो गया, जैसे कि द फ्लोर विल शाइन, विल लगाया और फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अब हम नया सेंटेंस देख लेते हैं, मीनिंग इसके क्या है। अगर शाहजेब ने टेस्ट पास किया होता CSS का तो उसकी मॉम, अब उसकी मॉम क्या कर सकती हैं, ये आप भी सोच लीजिएगा, मैंने तो सोच लिया है कि हिज मॉम वुड स्माइल, यहाँ पर हम लगाएंगे वुड, यानी कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंडीशन में अप्लाई करते हैं, इफ शाहजेब डिड पास द CSS टेस्ट, तो हम इसके साथ विल नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज तो ये है कि हम फ्यूचर में जाकर एक कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर उसने पास्ट में जाकर कोई काम किया होता तो हम इस बारे में श्योर नहीं है। और हमने ये बात देखी थी कि जब हम चीजों के बारे में श्योर नहीं होते तो हम विल नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, वुड। देख लें, हिज मम वुड स्माइल। तो कंफ्यूजन आई गेस की रेज हो गई होगी कि जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो हम उसके साथ, हमारे पास ज्यादा सर्टेनिटी होती है, इस वजह से हम उसके साथ विल लगाते हैं और विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट कंडीशन में यूज हो रहा है तो हम साथ में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एक और बड़े मजे की चीज आ जाती है, इस सेंटेंस को भी आप देख लें, इफ ज़ारा हैड मैरिड सिंस 2002 शी वुड हैव, दा नहीं लगाएंगे, सॉरी गाइस, आज की हमारे पास कुछ सेंटेंसेस में मिस्टेक आ रही है। इफ ज़ारा हैड मैरिड सिंस 2002 शी वुड हैव बीन द मदर ऑफ 6। यहाँ पे दा जो है मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, एक्स्ट्रा इसलिए गाइस लगा दिया गया है क्योंकि आपको मैंने दा और आ का डिफरेंस बता दिया था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम पाकिस्तानी लोग कितने ज्यादा दा यूज करते हैं और आप लोगों ने अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए दा वर्ड यूज नहीं करना। आई एम जस्ट रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट्स। अब देखें जी, अब जब हमने यहाँ कंडीशन पार्ट ऑफ द सेंटेंस के अंदर हैड लगाया है, परफेक्ट टेंस यूज किया है, तो हम लोग आगे क्या लगाएंगे, शी वुड हैव, वुड और हैव यूज करेंगे। पहले दो सेंटेंसेस में हमने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, लेकिन यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पर परफेक्ट टेंस यूज होता है वहां पर डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब के साथ हम हमेशा
थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इज दैट सो? भूल गए हैं तो दोबारा रिवाइज कर लें। यहाँ पे वुड हैव बीन इसलिए आया है क्योंकि हम यहाँ पर पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं। परफेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर हम थर्ड फॉर्म के साथ बीन लगाते हैं, हैव के और हैड के साथ बीन लगाते हैं। लेकिन आई गेस के इस पर भी एक छोटा सा लेक्चर बनता है, वो भी हम किसी दिन प्रोवाइड कर देंगे, एक्स्ट्रा लेक्चर। लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव ऑन। अब हमारे पास वोकैबुलरी टाइम आ गया है। आज का दिन गाइस बहुत स्पेशल है, आज जुमे का दिन है। तो सबसे पहली बात, यू मस्ट नॉट बी गेट इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएटेड इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है गुस्सा करना। हम कहते हैं ना आई एम नॉट एंग्री। अब आपने एंग्री का वर्ड नहीं यूज किया करना, आपने क्या वर्ड यूज करना है? इन्फ्यूरिएटेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वॉज इन्फ्यूरिएटेड बाय योर आर्टिकल। ठीक, याद करें ए या द, ये दोनों आर्टिकल से इनका गलत यूज करेंगे देन आई विल बी डेफिनेटली बी इन्फ्यूरिएटेड। फायर क्रैकर्स। अब हम कुछ कॉमनली यूज वोकैबुलरी की तरफ आ जाते हैं, जो अक्सर स्टूडेंट्स भी हमें मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि अब इसकी इंग्लिश बता दें, इसकी इंग्लिश बता दें।